Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes for UGC Net। इस वीडियो में हम जो है फिलिप्स कर्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है फिलिप्स कर्व में इसके अलावा और भी जो है टॉपिक है, जैसे कि मॉडिफाइड फिलिप्स वक्र है, हमारा कर्व है। फिर उसके बाद है हमारा नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है हमारा नायडू नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी है हमारा। ठीक, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछता है। ठीक, तो हम जो है स्टार्ट करते हैं। फिलिप्स कर्व जो है A.W. फिलिप्स ने दिया था और उन्होंने रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया था अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। तो इन 1958 में जब फिलिप्स जो है उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, वो प्रोफेसर थे, उन्होंने एक एनालिसिस किया टाइम सीरीज डाटा का, जो कि 1861 से 1957 तक का था। और ये था द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और द रेट ऑफ जो है इन्फ्लेशन, जिसको कि आप जो है प्राइस भी बोल सकते हैं, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वेज रेट और इंक्रीज इन नॉमिनल वेज रेट, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक, और उन्हें जो है उसके बीच एक रिलेशनशिप जो है इस्टेब्लिश किया। और उन्होंने इस्टेब्लिश किया रिलेशनशिप जो है इस इक्वेशन के थ्रू। ये इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको पूछ देता है। यहाँ तक आपको जो है 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट मिल गई, जो कि फिलिप्स को किसने दिया था, A.W. फिलिप्स ने। और ये जो है कि इनका जो है टाइम सीरीज डाटा था, कब से कब तक का था, 1861 और 1957 तक का। और ये जो है किसके बीच में था, द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और द रेट ऑफ इन्फ्लेशन या द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस वेज रेट। ठीक, प्राइस ऑफ वेज रेट। अगर आपने जो है कोई भी पेपर पढ़ा होगा, चाहे यूजी पीजी, चाहे यूजीसी नेट, चाहे अभी रिसेंट का पीजीटी हो, आपने देखा होगा ये क्वेश्चन इन्फ्लेशन से रिलेटेड कि किसके और किसके बीच ये रिलेशन से पूछा था। अभी जो टीजीटी हुआ और पीजीटी, उन दोनों में भी ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। W डॉट इक्वल्स टू A माइनस बी यू। यहाँ पे जो है W डॉट जो है कि W नॉट हमें बताता है कि रेट ऑफ वेज इन इंक्रीजेज, यानी कि इन्फ्लेशन। A और B कांस्टेंट होते हैं और U हमारा होता है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, फिलिप्स फाउंड दैट देयर एग्जिस्ट अ स्टेबल, यानी कि फिलिप्स बताते हैं कि यहाँ पे एक स्टेबल और इनवर्स रिलेशनशिप होता है हमारे जो है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बीच और रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच। ये हमारा ये इक्वेशन बता देता है कि यहाँ पे जो है एक स्टेबल और इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक, और उसके अलावा जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है कि स्टेबल होता है और इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और ये शॉर्ट रन में जो होता है हमारा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। हमारा फिलिप्स का शॉर्ट रन में कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है और ये एक्सिस को जो है कट नहीं करता है, ना ही टच करता है। ठीक, ये हो गया। तीसरा ये है इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो है ट्रेड ऑफ बताता है कि ट्रेड ऑफ होता है बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा लोअर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है तो हमारा जो है वेज ज़्यादा होगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। अगर इन्फ्लेशन कम है तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है वही चीज़ है कि ये स्टेबल रिलेशनशिप जो है कि होता है हमारे वेज रेट में या इन्फ्लेशन में, और जो है अनएम्प्लॉयमेंट में जो है स्टेबल रिलेशनशिप होता है। लेकिन ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन द वेज रेट में और प्राइसेज में। यानी आपने पढ़ा होगा कहीं कहीं आपको इस तरीके का डायग्राम दिखाता है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे जो है वेज रेट और उसके साथ साथ प्राइसेज भी दिखाते हैं, W बाय मतलब इस तरीके से। ठीक, यानी कि वेज और प्राइसेज का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइसेज इंक्रीज होते हैं तो हमारे जो लेबर जो है डिमांड करते हैं कि उनकी वेजेज को जो है इंक्रीज किया जाए, और यहाँ पे अगर उनकी वेजेज को जो है इंक्रीज किया जाता है, इंक्रीज नहीं किया जाता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारी इंक्रीज होती है। ठीक, तो अब हम देखते हैं क्या है। तो यही जो बता रहा है कि हमारा प्राइस है जो उसमें जो है डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है। और उसके बाद जो है हमारा फिलिप्स का जो है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा जो है इनवर्स रिलेशनशिप होता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच, ये भी बता दिया। और फिलिप्स का जो है कि हमारा इम्पोर्टेंट टूल है जो कि हमारा फिजिकल पॉलिसी के लिए। ठीक,
यहाँ पे जो है कि हम अभी रिसेंट में पीजीटी में पूछा था कि मूवमेंट हमारा, अगर हमारा जो है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए अगर हम जो है फिजिकल पॉलिसी को जो है यूज कर रहे हैं तो हमारा फिलिप्स कर्व क्या होगा, मूवमेंट करेगा एक ही पे या शिफ्ट करेगा या अपवर्ड, तो वो मूवमेंट कर रहा था। ठीक, नेक्स्ट है हमारा द पॉलिसी इम्प्लीकेशन ऑफ सच अ रिजल्ट वाज अस्टाउंडिंग, यानी कि हमारा जो है कि एक इकोनॉमी में हमारा लो इन्फ्लेशन और लो अनएम्प्लॉयमेंट साथ में नहीं रह सकते, ये हमारा फिलिप्स कर्व बताता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से आता है, यानी हमारा अगर अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है तो इन्फ्लेशन कम होता है, इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है। ठीक, इसके आगे हम जो है एडॉप्टिव और जो है रैशनल वाले भी पार्ट को हम करने वाले हैं। ठीक, तो इकोनॉमी में ये दोनों साथ नहीं हो सकते, एक को करने के लिए अगर हमें जीडीपी ग्रोथ करनी है, ठीक, अगर हमें इकोनॉमी में ग्रोथ करनी है तो हमें जो है इनमें से एक अनएम्प्लॉयमेंट या तो हमें इन्फ्लेशन के साथ ही जो है ग्रोथ को हमें जो है आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो फिलिप्स कर्व जो है हमारा डिस्क्रिशनरी जो है स्टेबलाइजेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट को जो है जस्टिफाई करता है, यानी फिजिकल पॉलिसी को। नेक्स्ट है हमारा, हम फिगर के थ्रू देख रहे हैं हमारे जो है फिजिकल फिलिप्स कर्व को, तो ये हमारा जो है इन्फ्लेशन को बता रहा है, ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट को बता रहा है, ये हमारा जो है फिलिप्स कर्व है, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व इसको बोलते हैं, जो कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। पाई 2 लेवल पे हमारा जो है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है U2 है, और पाई 1 लेवल पे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है U1 है। ठीक, जो कि हमें बता रहा है कि हमारा जो है इनवर्स रिलेशनशिप होता है और स्टेबल रिलेशनशिप होता है बिटवीन द इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। नेक्स्ट चलते हैं, यही सेम चीज़ है यहाँ पे कि वेज रेट और जो है रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच में जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, और अगर हमारा जो है वेज रेट अगर हमें कम होती है, ठीक, अगर हम जो है यहाँ पे जो है प्राइसेज और वेज का मैंने बताया ना, प्राइसेज और वेज जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो आप प्राइसेज को ही, तो इन्फ्लेशन कैसे होता है, जब हमारा परसिस्टेंट राइज इन प्राइस हो जाता है, डिफिनीशन यही है, परसिस्टेंट राइज इन प्राइस, तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक, तो अगर हमारा जो है प्राइस में इंक्रीज हो रहा है तो लेबर जो है डिमांड करते हैं कि उनके वेज रेट में इंक्रीज़ किया जाता है, ठीक, इंक्रीमेंट किया जाए। बट अगर वेज रेट हमारा जो है अगर इंक्रीज करते हैं तो उससे जो है डिमांड फॉर लेबर जो है रिड्यूस होगी। क्यों रिड्यूस होगी? क्योंकि अगर वेज रेट इंक्रीज किया जाता है तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो उस लेबर पे तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, यानी कि बढ़े हुए प्राइस पे तो बहुत सारे लेबर जो है काम करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो काम देने वाले होते हैं वो ज़्यादा प्राइस पे काम दें क्योंकि उनके कास्ट हाई हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो है डिमांड फॉर लेबर जो है रिड्यूस हो जाती है। डिमांड फॉर लेबर जब रिड्यूस होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इंक्रीज हो जाती है। यानी आपने समझा, एक तरफ हमने प्राइस इंक्रीज किया, प्राइसेज इंक्रीज किए, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा जो है यहाँ पे इंक्रीज हो गया। ठीक, अब फिर ये जो है कि इन्वर्स रिलेशनशिप को आपको बता दिया, यहाँ से प्रूफ हो गया कि यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। और अगर हमारा जो है कि बताता रहा है कि अगर हमारा जो यहाँ पे एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है वेज इन्फ्लेशन और रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन वेज इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, तो यही दोनों सेम चीज़ें इसने बताया है कि यहाँ पे जो है वेज रेट और प्राइसेज में जो है डायरेक्ट, और प्राइसेज और अनएम्प्लॉयमेंट में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ये आपका उसी को जो है एज अ वर्ड लिखा है, ये इसका आप इन्वर्स समझिए। ये जो आपको लग रहा है कि शायद ए है, बट ये ए नहीं है। ठीक, ये यहाँ पे इन्वर्स का जो है सिंबल है इस तरीके से। तो वेज रेट जो है डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है इन्फ्लेशन से, ये बता दिया। और ये बता रहा है वेज रेट जो है इन्वर्सली रिलेशन होता है 1/, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट से जो है इन्वर्सली रिलेटेड होता है हमारा वेज रेट। तो इन्फ्लेशन भी हमारा जो है इन्वर्सली रिलेटेड होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट से। और ये जो है हमारा ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक, ये हमारा साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है।
अब यहाँ पे हमने जो है उसी को रिवाइज करने के लिए आपको बता दिया है कि ये क्या है, ठीक। तो हम यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। द फिलिप्स कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस representing unemployment rate and the vertical axis representing the inflation rate. It shows a trade-off between inflation and unemployment. Imply the government policy can reduce the unemployment rate only by accepting a higher इन्फ्लेशन रेट एंड वाइस वर्सा। मैंने ये वाली चीज़ें आपको कम से कम वीडियो में 3 बार बता दी, इसलिए कि आपके ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि बार बार यही चीज़ें जो है आपको क्वेश्चन में पूछ रही है, बार बार रिपीटेड यही चीज़ कि ये किसके किसके बीच में इन्वर्स होता है, इसलिए मैंने आई थिंक 4-5 बार बता दिया, ठीक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगेन एक बार से फिर से जो है कि इसका इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन रेट, यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन को इसने जो है पाई 1 से पाई 2 से दिखाया है, जो कि इन्फ्लेशन को आप पाई 1 पाई 2 से ही दिखाते हैं। यहाँ पे जो है हमने प्राइस से दिखाया, ठीक। तो यहाँ पे भी यही दिखा रहा है कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन होता है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट UN है तो हमारा प्राइसेज P1 है, और अनएम्प्लॉयमेंट U2 है तो प्राइसेज P2 है, ठीक। और कन्वर्सली हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज द प्राइस ऑफ सोसाइटी हैज़ टू पे ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमारा जो है कम होता है तो हमारा इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कब हमारा फिलिप्स कर्व जो है फेल होता है, ठीक। फिलिप्स कर्व हमारा फेल कब होता है, ठीक। तो यहाँ पे बता रहा है कि जब हमारा ड्यूरिंग द पीरियड हमारा जब गवर्नमेंट हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जब ज़्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक। अभी आया था रिसेंटली क्वेश्चन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि अगर हाई अनएम्प्लॉयमेंट है तो गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट कुड फॉलो एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी विच लिव्स मोर मनी इन हैंड्स ऑफ पीपल। यानी कि अगर लोगों के हाथ में ज़्यादा मनी होगा तो वो लोग जो है डिमांड ज़्यादा करेंगे तो हमारे जो है प्राइसेज इंक्रीज हो जाएंगे तो इधर अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। यही इसने यहाँ पे बताया। और अगर हमारा जो है हाई हमारा जो है इन्फ्लेशन का टाइम हो, यानी यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक हाई इन्फ्लेशन और एक हाई अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो तो गवर्नमेंट को एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करनी चाहिए, और अगर हाई इन्फ्लेशन हो तो गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्शनरी जो है पॉलिसी यूज करना चाहिए, जिससे कि हमारा इन्फ्लेशन रेट रिड्यूस हो। अगर इन्फ्लेशन रेट रिड्यूस होगा तो क्या होगा, हमारा जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंक्रीज होगा, ठीक। Thus, economics believe that there is a trade-off between the inflation and unemployment. Trade-off का आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा। ट्रेड-ऑफ का मतलब आप इनवर्स रिलेशनशिप से ले सकते हैं, या ये ले सकते हैं कि अगर हमें इनमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा। ट्रेड-ऑफ का मतलब हम दोनों को साथ लेके नहीं चल सकते। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, हम ये सोचे कि हमारा इन्फ्लेशन भी लो हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी लो हो, तो ये हम इन दोनों को साथ लेके नहीं चल सकते। अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो हमें उनमें से एक या तो इन्फ्लेशन के साथ डील करना पड़ेगा या तो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ डील करना पड़ेगा। अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो या तो इन्फ्लेशन हाई करना पड़ेगा तब एम्प्लॉयमेंट हमारा इंक्रीज होगा, और अगर हमें जो है ग्रोथ करना है तो अगर इन्फ्लेशन लो चाहिए तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारा जो है ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी दोनों में से हमें किसी एक को चूज करना पड़ेगा, और इसीलिए जो है इसे बोला जाता है कि ट्रेड ऑफ बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, ठीक। The government could choose any combination of inflation rate and unemployment rate depending upon the slope and position of फ्लिप्स कर्व। यानी ये इस फ्लिप्स कर्व पे चाहे वो ये कॉम्बिनेशन चुने, चाहे ये जैसे हम इंडिफरेंस कर्व में जो है कॉम्बिनेशन चुनते हैं डिफरेंट बंडल्स ऑफ गुड का, उसी तरह जो है इंडिफरेंस फिलिप्स कर्व में आपको अनएम्प्लॉयमेंट और जो है इन्फ्लेशन के बीच का जो है एक आपको चूज करना पड़ेगा एक कॉम्बिनेशन, जिससे कि आप ग्रोथ तक को अचीव कर सकें, ठीक।
तो हमारा फिलिप्स कर्व फेल कब हुआ? हमारा फिलिप्स कर्व फेल तब हुआ जब है इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आई। स्टैगफ्लेशन कब होता है? आपको पेपर में पूछता है। स्टैगफ्लेशन मीन्स मतलब कि हाई इन्फ्लेशन प्लस लो आउटपुट बोल सकते हैं आप, लो आउटपुट और हाई इन्फ्लेशन, यानी हमारी जो है इकोनॉमी जो है हाई इन्फ्लेशन के साथ साथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट दोनों के साथ जो है जूझ रही है, हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम फेस कर रही है। और उस वक्त जो है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है लगातार जो है इंक्रीज होती जा रही है और आउटपुट हमारे जो है डिक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट सोचिए, ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेंगे तो आउटपुट तो ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगी। तो स्टैग्नेशन होता है हमारी इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी में, तब ये पूछता है कि स्टैग्नेशन का मतलब तो हाई इन्फ्लेशन प्लस लो आउटपुट। ठीक, और आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हाई अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो अभी तो आउटपुट लो होगा। ठीक, तो उस वक्त जो है गवर्नमेंट जो है ट्राई कर रही थी कि किन्सियन की जो है पॉलिसी अपनाई जाए जिससे कि हम डिमांड जो है इंक्रीज कर सकें, क्योंकि यहाँ पे जो है हाई इन्फ्लेशन है। तो एग्रीगेट डिमांड को जो है इंक्रीज करने के लिए किन्सियन पॉलिसी जो है वो, लेकिन यहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था और जो है इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन में जो है जा चली गई थी। और स्टैगफ्लेशन की रीज़न क्या थे ये भी पूछा हुआ है। तो सप्लाई शॉक था जो कि ऑयल क्राइसिस की वजह से हुआ था, जो कि 1973 और 1979 में हुआ था। ऑयल क्राइसिस जो कि सप्लाई शॉक एज ए सप्लाई शॉक उसे हम लेते हैं, और स्टैगफ्लेशन के होने की वजह यही थी। ठीक, तो इसकी वजह से उस वक्त हमारा जो है फिलिप्स कर्व जो है फेल हो गया था। तब हमें जो है फिलिप्स कर्व को मॉडिफाइड करने का रीज़न मिला और उस वक्त मॉडिफाइड किया गया। और मॉडिफाइड किसने किया? मिल्टन फ्रीडमैन और एडमंड फिलिप्स ने। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अब किसको कहते हैं? ये स्टैग जब हमारा फिलिप्स कर्व फेल हुआ तो वहाँ से जो है हमारा आया नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और या बोल सकते हैं कि उसके बाद हमारा जो है आर्गुमेंटेड फिलिप्स कर्व जो आया। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि डायरेक्ट नेचुरल रेट के बारे में पढ़ने पहले हम नेचुरल रेट के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम जो है नायरू यानी नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो कि लॉन्ग रन में आता है, जो कि हमारा मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो व्हेन वी से दैट एन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, जैसा कि आपको पता है किन्स भी कहते हैं कि अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इकोनॉमी में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। वहाँ पे कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होती है बिकॉज ऑफ मार्केट इम्परफेक्शन या जो है कुछ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि लोग स्विच करके जॉब दूसरा जॉब चेक कर रहे होते, कुछ लोग जॉब नहीं करना चाहते। इसकी वजह से जो है तो जीरो अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी इकोनॉमी में नहीं होता है। ठीक, एक यहाँ पे भी पूछता है, देखिए जो मैंने हाईलाइट किए कुछ हाईलाइट नहीं किए। ठीक, तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द टोटल ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। ये चीज़ पूछता है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल्स टू या किसके बराबर होता है, तो प्लस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, अब देयर आर टू इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन, ये भी मोस्ट आईएमपी है। एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन इन फ्लिप्स कर्व, रैशनल एक्सपेक्टेशन इन फ्लिप्स कर्व। तो एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या होता है? एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन में ये होता है कि इसमें जो है पास्ट जो एक कंज्यूमर होता है या पर्सन होता है वो किसी भी चीज़ या वेरिएबल के पास्ट बिहेवियर को देखता है कि पास्ट में जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया तो पास्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा रहा है। ठीक, वो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, ये होता है हमारा एडाप्टिव में। दूसरा एडाप्टिव का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि ये कभी भी अपने जो है प्रीवियस जो एक्सपीरियंस से कभी भी सीखते नहीं हैं, ये अपने जो मिस्टेक्स से कभी भी सीखते नहीं हैं। ठीक, एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन का यही होता है कि ये जो है अपने जो गलतियाँ पास्ट में की हुई होती है इससे ये सीखते नहीं हैं, और ये जो है फोरकास्ट एरर यानी लैम्डा की वैल्यू जो होती है हम एक्सपेक्टेशन को इसमें जो है लैम्डा से एज्यूम कर सकते हैं
कि एक्सपेक्टेशन इक्वल्स टू लैम्डा है और लैम्डा की वैल्यू जो है 0 to 1 होती है, ठीक। और दूसरा इसमें ये होता है कि ये एज्यूम करते हैं कि अगर हमारा जो है एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट हमारा ज़्यादा है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट से, ठीक, तो भी ये जो है कि मतलब ये कभी भी एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट क्या होगा ये एज्यूम नहीं करते। ये या तो उससे ज़्यादा इस्टीमेट करते हैं या ये तो उससे कम इस्टीमेट करते हैं, लेकिन कभी भी उसके अकॉर्डिंग या उसके आसपास इस्टीमेट नहीं करते, यानी कि ये अपने जो है मिस्टेक से कभी भी सीखते नहीं हैं। दूसरा ये है कि इनके पास बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होता है और ये जो है मतलब ये बेस होता है इनके एक्सपेक्टेशन उनके पास्ट इन्फॉर्मेशन पे, बट इनका जो है इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है। ये कभी भी उस उस इन्फॉर्मेशन को उनके प्रेजेंट और फ्यूचर से नहीं देखते। जैसे कि आप कोई भी सामान लेते हैं तो कभी कभी आप ये सोचते हैं ना कि पास्ट में इसकी डिमांड कैसी थी, अभी आने वाले दिनों में इसकी डिमांड बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है, ये उसको नहीं देखते। वो प्रेजेंट में जो है उसी को देखते हैं कि उस और पास्ट में जो हुआ उसके अकॉर्डिंग ही कहते। समझिए सामने जैसे आपका कोविड-19 पेंडेमिक आ रहा है, ठीक, वापस से, ठीक, और आप ये देख रहे हैं कि पास्ट में क्या हुआ और आपने पास्ट की वजह से जो है कुछ भी स्टॉक नहीं किया है, कुछ भी लिया नहीं। लेकिन बहुत लोग हैं जिनको लगा कोविड-19 पेंडेमिक आ रहा है, लॉकडाउन होगा, बहुत लोगों ने जो है स्टॉक कर लिया। तो जिन्होंने स्टॉक कर लिया दे आर रैशनल, क्योंकि उन्होंने पास्ट के साथ फ्यूचर और प्रेजेंट भी देखा, बट ये एडॉप्टिव में ये केवल पास्ट देखते हैं, ठीक। तो जैसे फॉर एग्जांपल हो गया, व्हेन गवर्नमेंट परस्यू एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी पीपल डू नॉट एक्सपेक्ट दैट इन्फ्लेशन विल हाई, यानी गोजअप हो जाएगा। सिमिलरली व्हेन देयर इज नेचुरल डिजास्टर सच एज ड्रॉट, या जैसे कि हमारा सूखा पड़ गया, लोग जो है कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, सप्लाई कम हो गई तो प्राइस जो है हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इस तरीके की चीज़ों को जो है ये एज्यूम नहीं करते हैं इन एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन में, ठीक। तो अंडर एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन जो है हमारा शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और हमारा लॉन्ग रन में जो है ये वर्टिकल हो जाता है। आपको पता होगा कि लॉन्ग रन में हमारा जो है फिलिप्स कर्व जो है वर्टिकल होता है और हमारा जो है ये इसे जो है हमारा उन्होंने दिया था मिल्टन फ्रीडमैन में, और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। और लॉन्ग रन में देयर इज़ नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। ये याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच जो है ट्रेड ऑफ सिर्फ शॉर्ट रन में होता है, लॉन्ग रन में नहीं होता है। अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपको ये यहाँ से ये वाली चीज़ लेनी है, ये वाली आप छोड़ दीजिए, ठीक। तो अगर हमारा ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर हमारा ये वाला जो है यहाँ पे इन्फ्लेशन लेते हैं तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे होता है, ठीक। लेकिन हम अनएम्प्लॉयमेंट कम करते हैं जब, तो हमारा जैसे ड्यू टू एक्सपेंशनरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी या गवर्नमेंट के थ्रू जब हमारा कम करते हैं तो इन्फ्लेशन यहाँ पे आता है, ठीक, और अनएम्प्लॉयमेंट हमारा यहाँ पे आता है, ठीक। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट हमारा यहाँ पे आया तो जब ये मूव करना शुरू किया तो फिर ये यहाँ से इस फिलिप्स कर्व पे मूव करेगा जब हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी कर रही है, ठीक। अब यहाँ पे हमारा इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जब हमारा ये हुआ तो फिर हमारा जो है अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ से मूव करके यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ से मूव करके यहाँ चला जाएगा, गवर्नमेंट जब हमारी पॉलिसी यूज करिए, ठीक। तो अब यहाँ पे ये यहाँ चला जाएगा तो फिर इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कम हुआ, फिर रिड्यूस करने के लिए तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा और ये यहीं पे रहेगा। इसी तरह ये सिचुएशन बनता है। तो लास्ट में ये हमारा ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे 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 और फिर जब हम इसको वाले पॉइंट को मिलाएंगे तो ये हमारा लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व होगा। हम आगे अभी देखेंगे अच्छे से डायग्राम किस तरीके से है, ये हम आगे आपको दिखाएंगे किस तरह से लॉन्ग रन बनता है, ठीक। तो नेक्स्ट है हमारा रैशनल एक्सपेक्टेशन। इसमें यही है कि हाउस होल्ड और जो एक्सपेक्टेटर होते हैं वो अपने जो है मिस्टेक से सीखते हैं, भले उनके पास जो है बेस्ट पॉसिबल जो है इंफॉर्मेशन होती है, और ये जो है अपने पास्ट के साथ जो है फ्यूचर और प्रेजेंट को भी कंसीडर
करते हैं। वेट, तो जो है कि हमारे जो रेशनल स्पेक्टेटर होते हैं वो अपने गलतियों से सीखते हैं। साथ में ये वाली लाइन आपकी जो है एक बार पूछी गई है यूजीसी नेट में कि जो रेशनल एक्सपेक्टेशन होते हैं वो उनके जो है फोरकास्टिंग जो है समटाइम्स कभी कभी गलत होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज उनकी एक्सपेक्टेशन सही होती है। ये हमारा असर्टन और रीजनिंग में इन रैशनल एक्सपेक्टेशन में पूछा गया है इन यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में। ठीक, तो ऑन एन एवरेज इनकी जो है एक्सपेक्टेशन सही होती है। अब एक्सपेक्टेशन के टर्म्स में हमारा फार्मूला क्या है, तो ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, ये हमारा स्टोकेस्टिक एरर यानी एरर टर्म है और ये एक्चुअल है। ठीक, इसमें दो चीज़ें और होती हैं, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। जो पॉजिटिव एरर होती हैं फोरकास्टिंग के टाइम वो जो है नेगेटिव एरर को जो मिला के दोनों जो है जीरो हो जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव एरर इक्वल्स टू जो है नेगेटिव एरर हो जाता है। और जो एरर होते हैं वो कभी भी पैटर्न को नहीं दिखाते हैं, जैसे कि ये हमारा हो गया साइक्लिकल हो गया, रैंडम हो गया, इस तरह के पैटर्न को वो बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। और हाँ, जो एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन होते हैं उसमें एरर हमारे जो है सिस्टमैटिक होते हैं। इट फॉलो अ पैटर्न, यहाँ पे आप देख लीजिए, रिकॉल दैट अंडर एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन एरर वेयर सिस्टमैटिक, इट फॉलो अ पैटर्न एंड यहाँ पे एरर डू नॉट शो एनी पैटर्न, दे आर रैंडम इन नेचर। यानी जो है हमारा इन केस ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन जो एरर होते हैं वो रैंडम होते हैं, और इन केस ऑफ एडॉप्टिव हमारा जो है एरर होता है सिस्टमैटिक होता है। ठीक, अब यहाँ पे रैशनल एक्सपेक्टेशन में दो चीज़ें हैं, वीक एक्सपेक्टेशन और स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। ठीक, मैं आपको पूरे डिटेल्स में बता रही हूँ, इसलिए जो है आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक, और सब्सक्राइब भी करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। तो वीक वर्जन में क्या आता है, वीक वर्जन में ये आता है कि जो लोगों इनमें क्या है कि इनके पास जो है अच्छी और बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन उनमें से कुछ लोग ये होते हैं जिनके पास अवेलेबल जो है इंफॉर्मेशन लिमिटेड होती है, लेकिन वो उसका यूज जो है सही तरीके से करते हैं। जैसे कि अगर आपको ये पता हो कि ये एक आदमी है, उसको आटे के बारे में या जो गेहूँ होता है उसकी वैरायटी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो अपने आप को एक ही दुकान से, एक ही शॉपकीपर से वो ख़रीदता है, जिससे कि उसे ये लगे कि वो ज़्यादा प्राइस ना ले और ये जो है उसको जो है बचत हो। इसके लिए वो एक ही शॉपकीपर से, बिकॉज ऑफ बिहेवियर और सारी चीज़ें मैटर करती है, तो वहाँ से वो एक ही मार्केट से ख़रीदता है। बट ज़रूरी थोड़ी ना है, और अगर उसके पास जो है पूरी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो जो है और सारे जगह से जा कर के पता करता है कि उससे क्या है, किस जगह पे जाना चाहिए, कहाँ से उससे अच्छे और कम अवेलेबल प्राइसेस में मिल रहे हैं। तो ये हमारा जो है स्ट्रांग हो गया, और जहाँ पे उसे कम अवेलेबल है इंफॉर्मेशन वो हमारा वीक हो गया। ठीक, अब हम जो है नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, नहीं तो इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं विथ फिलिप्स कर्व के क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।